न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कौर वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में इन दिनों आरोपों की राजनीति हो रही है। सियासी पंडित राज्यों के विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया, लिहाजा सभी पार्टियां अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कुनबा मजबूत करने के साथ साथ SC/ST सम्मेलन की तैयारी कर रही है। मौजूदा सियासी हलचल और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर HNN 24/7 ने खास बातचीत की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी इस समय हमारे साथ HNN 24/7 पर मौजूद हैं। चुनावी चर्चा करेंगे, अध्यक्ष जी से जानने का प्रयास करेंगे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कितनी मजबूती के साथ तैयार है। अध्यक्ष जी, हमें समय देने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और कितनी तैयार है बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, लोकसभा चुनाव की दृष्टि में कहूँ तो हमने अपना जहाँ संगठन तंत्र को मजबूत किया है, वही हमने तय किया है कि पिछली बार हमको लोकसभा 60% मत हमको प्राप्त हुए थे। इस बार वो मत प्रतिशत बढ़े, इसके लिए हमने अपनी कार्य योजना बहुत बूथ स्तर तक तैयार की है। जहाँ हमने पन्ना प्रमुख तक की टोली अपनी तैयार की है, जहाँ हमने बूथ स्तर पर संपर्क अभियान चलाया है। इसके साथ साथ हमने प्रत्येक प्रमुख कार्यकर्ता को एक बूथ दिया है। बूथ जीता चुनाव जीता हमारा लक्ष्य है। उसी आधार पर हम चंपावत को चुनाव जीते थे, उसी आधार पर हरिद्वार का जो पंचायत चुनाव उसको हमने जीता है। वही आधार हमारा बागेश्वर उपचुनाव जीत कर रहा है। और मैं कह सकता हूँ आगामी दिनों के अंदर उसको और व्यापक स्वरूप देते हुए हम इस बार हैट्रिक बनाने वाले हैं। 5 लोकसभाएं उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी। बूथ जीता चुनाव जीता, ये आपके उस समय के तत्कालीन जो संगठन महामंत्री रामलाल जी थे, उन्होंने ये स्लोगन दिया था। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअल माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत सबको संबोधित किया। आपको भी मैंने देखा, आप भी बैठे थे CM साहब के साथ। क्या मार्गदर्शन मिला प्रधानमंत्री का? देखिए, प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तराखंड के जनमानस में श्रद्धा का भाव है। और जब प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय को लेकर संगठन के दृष्टिकोण से बोलते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने मुझसे भी ये जानने की कोशिश की कि बूथ का प्रबंधन किस प्रकार से है। तो मैंने उनको बताया, तो मुझे खुशी भी हुई है कि हमने प्रत्येक बूथ पर आज हमने पन्ना प्रमुख तक का अपना संगठन तैयार किया है। बूथ पर अगर 30 पन्ने, तो हर पन्ने का हमारा एक प्रमुख है। और यहीं तक नहीं, हमने पन्ना प्रमुख से पन्ना टोली बनाई है। उस बूथ के पन्ने पर जितने मतदाता है, उस 100% मतदाता का मतदान हम करा सके, इस भाव से हमने रचना तैयार की। इतना ही नहीं, हमने मतदाता जागरण अभियान चलाया है। हमने अपने जो BLA 2 हैं, PLA 1 है, उनके माध्यम से जिनके वोट नहीं बन पाए, अनेकों बार हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र हो गया, स्थान परिवर्तित हो गया, तो वोट नहीं बन पाते थे। इस बार हम भारत निर्वाचन आयोग के भी मददगार के रूप में हमारा संगठन काम करने जा रहा है। हमने कहा कि ऐसे मत जो रह गए हैं वो जुड़ जाएं, जो अब दुनिया में नहीं, उनके मत कट जाएं। और बूथ पर हर मतदाता का मत मतदान की पेटी तक जाए। इन सारे कार्यक्रमों में संगठन का भी इन्वॉल्वमेंट हमारा रहेगा। और ये हमने मतदाता जागरण अभियान के तहत इस विषय को रखा है। और ये सारे विषय हम इसी रूप में लेते हैं, कहीं ना कहीं समाज के वर्ग को लगे कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के साथ साथ समाज के अंदर जागरण का काम भी करता है। उसको हमने गति दी है। और मैं कह सकता हूँ आज हमारा जो बूथ का ढांचा है, संगठन ढांचा, वो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अध्यक्ष जी, आप वोटर चेतना अभियान की बात कर रहे हैं। कितनी टीमों ने काम किया, किन किन विधानसभाओं में रहा, कि सभी 70 की 70 विधानसभाओं में रहा? कैसा रिस्पॉन्स रहा इसका? हमने प्रत्येक विधानसभा के अंदर 10,000 से ज़्यादा नए मतदान का लक्ष्य रखा था। और मुझे बताते खुशी है कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर हम इसके 60% तक हम लोग पहुंच चुके हैं। नगरीय क्षेत्रों में हम इसको और बढ़ाया है। इसका महत्वपूर्ण 2 प्रकार के विषय थे। जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में इस बार आप अनुभव कर रहे होंगे, अनेकों वोट ऐसे हैं जो पहले से कम हो गए। उसका कारण है कि हम इसका भी, इस बात का भी जागरण किया कि जिसका वोट एक स्थान पर है, वो दूसरे स्थान पर उसका वोट ना हो। कई बार उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा होने के कारण कुछ मतदाता उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, तो एक व्यापक जब हमने प्रचार किया, लोगों को लगा कि एक प्रकार से वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है, तो लोगों ने अपने मत
बनाने से बचे हैं। अब एक स्थान पर उनका मत है, उत्तराखंड का उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया था। उसको हमने एक प्रकार से एक स्थान देने का हमने काम किया। पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर भी बहुत से ऐसे स्थान थे, जब विधानसभा का परिसीमन हुआ तो कुछ क्षेत्रों के मतदाताओं के मत रह गए थे, बन नहीं पा रहे थे। इस बार हमने कोशिश की कि वो सारे वोट हमारे बन जाए, खास तौर पर 18 वर्ष का मतदाता, क्योंकि जनवरी में अब पुनः नए मतदाता 18 वर्ष के हो जाएंगे। जनवरी माह में हम पुनः उस गति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बड़ी संख्या में हमने BLO जो सरकारी अधिकारी होता है उसके माध्यम से हमने जब फॉर्म भर के दिया तो उनको भी महसूस हुआ कि हाँ भाई ये मतदाता रह गया, उसको हमें वोट बनाना है। और जहाँ BLO घर घर जाकर संपर्क कर रहा है, तो उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अनेकों स्थान पर सरकारी कर्मचारी पहुंच नहीं पाता था। हमने अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर उन दूरस्थ गांव के भी मतदाता का वोट बनाने में हम सहायक सिद्ध हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आगामी दिनों के अंदर एक वोटर चेतना अभियान के तहत इसके अच्छे परिणाम सबके सामने ध्यान में आएंगे। अध्यक्ष जी, ऐसा लग रहा है कि आगामी 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान होने जा रहा है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बना है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, 26 दलों का गठबंधन, इसमें सरफुटअव्वल जैसी स्थिति सामने आ रही है। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी टाल ठोकर ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम हरिद्वार और नैनीताल से अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उत्तर प्रदेश में 65 सीटें मांग रहे हैं, कांग्रेस 80 की 80 सीटें मांग रही है। आपको लग रहा है कि ये बारात जो है ज़्यादा दूर तक जा पाएगी? देखिए, राजनीतिक दल बनते हैं, राजनीतिक दल में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा के निर्माण की, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है। आज एक नारा कि मोदी हटाओ, इस पर एकत्रित होकर केवल नकारात्मक राजनीति ये राजनीतिक दल कर रहे हैं और सार्थक नहीं होगी। मैं दावे से कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, इनके जो कार्यकर्ता हैं इसको सार्थक होने नहीं देंगे, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो व्यक्ति आया है उसको चुनाव भी लड़ना होता है। इसलिए एक स्तर पर गठबंधन दिखाने के लिए होगा, लेकिन ज़मीनी धरातल में उसका नुकसान दलों को होगा। और मैं तो कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, उनको सब लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। लोकतंत्र राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन इस बात के लिए होता है कि आज वो क्षेत्रीय दल है, कल वो राष्ट्रीय दल बने, और राष्ट्रीय दल बनने के लिए उसको कुछ प्रतिशत मतों की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार से छोटे दलों को समाप्त करने का जो कांग्रेस प्रयास कर रही है, इसकी अब ये बातें धीरे धीरे जो क्षेत्रीय दल है उनके दिमाग में बैठने लग गई है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने अलग लाइन पकड़ ली, मुलायम सिंह ने अलग लाइन पकड़ ली, और कांग्रेस को लगता है कि हम इन बिना हमारे चलने वाले नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस ये जानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस क्या हर्ष हो गया है। अनेकों राज्यों के अंदर कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में क्षेत्रीय दलों से बदतर हो चुकी है। इसलिए अब कांग्रेस ही निपटने वाली है, उस कांग्रेस के चक्कर में बाकी लोग न निपटें, इसका भाव उन दलों के अंदर आने लग गया है। अध्यक्ष जी, 2022 के अगर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो आपकी विजय संकल्प रैली निकली, हरिद्वार से निकली, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उसको हरी झंडी दिखाई, कुमाऊं में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उसको हरी झंडी दिखाई, सुझाव पेटिकाएँ लगाई गई थी जिसके आधार पे आपने अपना दृष्टिपत्र तैयार किया। और पहली जो कैबिनेट विधानसभा में हुई थी, मुझे याद है उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन महामंत्री अजय जी ने मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को दृष्टिपत्र सौंपे थे और 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के तहत काम करने की बात कही गई थी। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार ने खाली वायदे किए, कोई वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं। इसमें कितनी सत्यता है और क्या 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सरकार काम कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता से जो वादा करती है उसको ज़मीन पर उतारने का काम करती है सत्ता में आने के बाद। या तो कांग्रेस हमारा जो संकल्प पत्र पढ़ा नहीं, एक बार पढ़ लें तो उनको खुद आश्चर्य होगा कि लगभग 85 पर, अभी हमने उसका मूल्यांकन किया, 85% वादे हमने पूर्ण कर दिया। अभी और समय है, हम लोकसभा चुनाव से, क्योंकि विधानसभा का संकल्प पत्र अलग है, लोकसभा का संकल्प पत्र अलग है। लोकसभा संकल्प पत्र में हमने ऑल वेदर रोड से लेकर हर घर को बिजली देना, हर घर को पानी देना, हर घर में गैस कनेक्शन हो, गरीबों को आयुष्मान कार्ड मिले, ये सारी घोषणाएं जो हमारे उस समय के संकल्प पत्र में थी, आज हमने 100% केंद्र की लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र को 100% में उतारा है।
स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारा इस बार का चुनाव का संकल्प पत्र था उसमें गति से हम काम कर रहे हैं। अभी 2 वर्ष भी नहीं हुए हैं और जब भी उसका अवसर आएगा हम उसको धरातल पर उतारेंगे। अध्यक्ष जी, इन्वेस्टर्स मीट के लिए मुख्यमंत्री जो एमओयू साइन कर रहे हैं, हमने सुना मुख्यमंत्री को इन्वेस्टर्स को समझाते हुए कि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार जोशीमठ है और बद्रीनाथ धाम में ही 18 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यात्रा अभी भी चल रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान 4 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे। 30 ऐसी पॉलिसी जो है उद्योगों के लिए बनाई गई है। 6000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया गया है। आपको लगता है उनको धाकड़ धामी कहा जाता है क्योंकि वो जो फैसले लेते हैं उसको अमली जामा भी पहनाते हैं, तो इस बार लग रहा है कि इस बार ये फैसले जो लिए गए, जो एमओयू साइन हुए, अगर ये धरातल पर उतर आए तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर प्रदेश के लिए हो सकता है। देखिए, पुष्कर धामी जी का जो सोचने का नज़रिया बहुत व्यापक है। उम्र कम हो लेकिन नज़रिया बड़ा हो तो राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ता है और उसके कुछ परिणाम मैं आज कह सकता हूँ। उत्तराखंड का जो सीमित हमारा भूभाग क्षेत्र है, मैं ये भी जानता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर उद्यम आने से पहले बहुत प्रकार की चिंताएं रहती थी, लेकिन आज अगर हम 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट की बात कम कर रहे हैं, इन्वेस्ट समिट की हमारे होने वाली है, ये उनके सोच को सार्थक सिद्ध करने वाली है। अभी तक चाहे विदेश के अंदर गए, देश के अंदर का रोड शो हुआ है, 98 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हो चुके हैं और जिन जो उद्यमी ने जिस उद्देश्य से एमओयू साइन किया होगा उसकी क्या कार्य योजना है, इसको संतुष्टि देने का काम भी सरकार ने किया होगा। और कौन से उद्योग लग सकते हैं, भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं किस उद्योग की कहाँ हम स्थापित करते हैं, ये सब प्रकार के डिस्कशन के बाद ही उद्यमियों ने उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, खास तौर पर उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड काम आए, इस लक्ष्य को सार्थक करने का काम पुष्कर सिंह धामी जी करें। अभी जमरानी बांध का विषय है, उससे पहले भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, टीडी बांध आज पूरे भारतवर्ष के अंदर बिजली का उत्पादन हो रहा है, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। आखिरकार ये सारे विषयों पर बहुत डीपली जाकर सोचना, इस काम को करने में पुष्कर धामी जी को महारत हासिल है और मैं कह सकता हूँ कि उनके नेतृत्व में जो इतिहास बना है उत्तराखंड में, एक बार कांग्रेस में बीजेपी, आज हम दोबारा सत्ता में आए, ये स्पष्ट जो कंसेप्ट होता है, इस पर धारणा होती है, उसको गति देने का जो काम होता है, तो मुख्यमंत्री के प्रति जनता का विश्वास खड़ा होता है और वही विश्वास आज हमको दिखाई देता है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस में लोकसभा के सम्मेलन अभी शुरू ही नहीं हुए, बीजेपी पहले से ही सम्मेलन करा चुकी है। 5 लोकसभा सीट पे सम्मेलन का कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक कांग्रेस अपने आंतरिक द्वंद्वों का सम्मेलन ही पहले ठीक कर ले तो तब वो आगे की सोचेंगे। कांग्रेस आज केवल सत्ता की एक प्रकार से लोलुप पार्टी बनकर रह गई है और मैं कह सकता हूँ सत्ता के द्वंद्व में आज स्थिति ये हो गई है कि हरिद्वार में मैं भी हूँ। हमने तो कह दिया हमारे 500 सीटें तय हैं, हमारे घोषित कर रखे हैं, हमारे 5 प्रत्याशी कमल के फूल हैं, तो कांग्रेस कहने की स्थिति में तो आए। आखिरकार आंतरिक द्वंद्व कांग्रेस को समाप्त कर रहा है और मैं इसलिए इस विषय को बोल रहा हूँ कि मुख्य विपक्षी दल के प्रति भी समाज की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, जिन अपेक्षाओं में खड़ा उतरने में उत्तराखंड की कांग्रेस पूरी तरह नाकाम सिद्ध हुई है। यही कारण है एक अवसर आएगा कि मुख्य विपक्षी वाला जो उनको तमका मिला हुआ है, उतनी भी सदस्यता उनकी उत्तराखंड की विधानसभा नहीं रहने वाली है। और आज मुझे आश्चर्य तब होता है जब प्रधानमंत्री जी के पिथौरागढ़ आने के बाद कांग्रेस के विधायकों को भी जन दबाव महसूस होने लगा कि विकास के लिए किस प्रकार से हमको मोदी जी से खड़ा रहना है। ये भाव से भी कुंठित है, इसलिए सीबीआई का विषय आता है तो उसमें अलग अलग प्रकार टीका टिप्पणी करनी है। जहां हरीश रावत और हरक सिंह जी पे और एक उस समय के सम्मानित पत्रकार हैं, उनका स्टिंग का मैटर आता है तो सीबीआई गलत जांच कर रही है। और अभी उद्यान घोटाले का विषय आता तो उसका स्वागत कर रहे हैं। ये तो तय करें ना कि सीबीआई के प्रति आपकी धारणा क्या है। तो जांचों पर भी प्रश्न खड़ा करना, और एक स्थिति ऐसी आएगी कांग्रेस की कि न्यायालय पे विश्वास खड़ा होगा। मैं जानता हूं जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानून बदलने का काम करने वाले जो राजनीतिक दल के लोग हैं, उनकी सरदार लोकतंत्र के किसी स्तंभ से नहीं है, ना चौथे स्तंभ से, ना प्रथम स्तंभ से। मैं कह इसलिए कांग्रेस का हर्ष ये पूरे देश के अंदर हो रहा है और उत्तराखंड के अंदर तो और भी गर्त में कांग्रेस जाने वाली है। अध्यक्ष जी, महाजनसंपर्क अभियान, आपके इतने अभियान है कि उसको याद रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। महाजनसंपर्क अभियान, इसका कैसा स्वरूप रहा, क्या फीडबैक मिला और उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था आप लोगों का? देखिए, हर व्यक्ति बीजेपी के सदस्य नहीं बनता है, लेकिन मोदी जी कार्यों से समाज के अनेकों वर्गों के लोग
हर क्षेत्र में काम करने वाले जो प्रभावी लोग हैं उनका आकर्षण विकास के कार्यों की ओर बढ़ा है। इसलिए महासंपर्क अभियान के तहत हमने समाज के प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क किया। 5 साल के 5 साल अभी 9 साल का कतब तो पूरा हमारे 10 साल होने वाले हैं। 9 साल के कार्यों की पुस्तक हमने उन तक दी है और हमने आह्वान किया समाज के हर वर्ग से, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से कि मोदी जी की सरकार में जो विकास की गति है, ये विकास की गति रुकनी नहीं चाहिए। आज विश्व पटल पर भारत का जो स्थान बना है उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान में जन सहभागिता भी दिखाई दे, जनता का भी विश्वास, जनता का समर्थन मोदी जी को मिले और लंबे समय तक मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार रहे। इस भाव के साथ हमने महासंपर्क अभियान चलाया और मुझे बताते हो कि उत्तराखंड राज्य के अनेकों रिटायर्ड IAS हैं, PCS हैं, अपने कला के क्षेत्र के लोग हैं, अनेकों विशेषज्ञ हैं, उन सब के पास हमने जाकर समर्थन मांगा है और उसका अच्छा लाभ हमको आगामी लोकसभा में मिलेगा। अध्यक्ष जी, विपक्ष भी कहीं ना कहीं बीजेपी का मुरीद है। कई मौक़ों पर हमने देखा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की विपक्षी विधायकों ने। विधानसभा का जब सदन चल रहा था तो हमने देखा था कि मनोज रावत कांग्रेस विधायक और हरीश धामी सीढ़ी पर बैठ गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनको हाथ पकड़ के ले गए, उन्होंने कॉफ़ी पिलाई, उनकी जन समस्याओं को सुना कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। उसके बाद मीडिया में उन्होंने बयान जारी किया कि मुख्यमंत्री ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। कांग्रेस काफ़ी असहज नजर आई उनके बयानों से। और अभी प्रधानमंत्री जब जागेश्वर धाम पहुँचते हैं तो फिर हरीश धामी तारीफ़ करते हैं मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की। तो आपको लगता है कि कांग्रेस इन तमाम चीज़ों से असहज है और ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बोनस पॉइंट साबित हो रहा है? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से देखा है कि मुख्य विपक्षी द्वारा भी जो विषय उठाए जाते हैं, अगर उन विषयों को भी समाधान की दिशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है। हम क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है, समाज के बीच के विषयों को कई बार उनके माध्यम से भी सरकार को पहुंचते हैं और मुख्य विपक्षी दल द्वारा किए गए धरने, प्रदर्शन, ये लोकतंत्र का हिस्सा होता है, उसका समर्थन करना सरकार का काम होता है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जनता आज विकास कार्य अपनी आंखों से देख रही है। हर विकास कार्य का विरोध करना ये कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध होगा। पॉजिटिव चीज़ें जो हो रही हैं, जिसको जन समर्थन मिल रहा है, उस पर उसकी अनदेखी करना ही तो कांग्रेस का हर्ष का कारण है। हार का आज का ये स्थिति बनी हुई है। और जब कांग्रेस के विधायक धरना देते हैं, कर्तव्य मुख्यमंत्री जी का, विधायक हैं, लोकतंत्र का हिस्सा है, उनकी बातों को सुनना, उनके समाधान का प्रयास करना। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, आज केदारनाथ, बद्रीनाथ और हमारा जो मानस खंड का क्षेत्र है आज विश्व पटल पर स्थापित हो रहा है, तो कैसे जनता स्वीकार नहीं करेगी? और जनता की स्वीकृति का ही परिणाम था 1 लाख से अधिक लोग पिथौरागढ़ के अंदर आए। तो जब वो दृश्य कांग्रेस का विधायक भी देखता है तो उसको भी लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस आधार पर विरोध करूँ। तो अनायास ही नहीं, दिल से निकली हुई आवाज़, यही तो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है। हम विरोधी को भी अपना बना सकते हैं अपने जनता में किए गए कार्यों के बल पर। और मोदी जी आज जो सर्वमान्य नेता बने हैं, उसके पीछे मूल भाव यही है कि मोदी जी जहाँ बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति के दिल की भाव को जानते हैं, वहीं मोदी जी अपोजिशन का भी सम्मान करना जानते हैं। आज अगर अनेकों प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं कि साहब मोदी जी CD की जांच करा रहे हैं, CBI जांच हो रही है, अरे भाई किन की हो रही है, किन की हो रही है? ठीक है, जांच हो रही है, लोग जेलों में हैं, न्यायालय सबके लिए है, जमानत क्यों नहीं हो रही है? 6-6 महीने जेल में पड़े हुए हैं, किसको गुमराह कर रहे हो आप? अगर भ्रष्टाचार के एंगल में कहीं नहीं है तो बड़े से बड़े लोगों को मैं बता सकता हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी जी को विषय के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जब ये विषय आया था तो उन्होंने कहा था मैं तब तक पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाऊँगा जब तक दूध का दूध पानी का पानी ना हो। क्या न्यायालय किसी दल के होते हैं? जज किसी दल के होते हैं? एक स्तंभ है लोकतंत्र का। कांग्रेस के लोगों को, चाहे जो आज इस प्रकार की जांचों में फंस रहे हैं, ऐसे लोगों को ये कुव्वत होनी चाहिए कि हम सही हैं और न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय देगा। आगे क्या प्रश्न खड़ा करते हैं? सरकार क्या करती है? आज किन के घरों में रुपये निकल रहे हैं, इतने रुपये निकल रहे हैं कि मशीनें भेजी जा रही हैं। अब मोदी जी पे कौन सा चश्मा, मैं कह नहीं सकता हूँ कि पता लग जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के किस नेता के घर में, किस नेता घर में कितनी करेंसी है, समाजवादी पार्टी जुड़े हुए व्यक्ति के घर के अंदर कितनी करेंसी है। ये कहाँ होनी चाहिए? बैंकों में जो चीज़ होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के ये जो स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों पर पैनी नज़र रखते हुए देश के अंदर काम हो रहा है, तभी तो हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, तभी तो विकास कार्य सड़क में दिखाई दे रहे हैं, तभी तो रेलवे की कनेक्टिविटी कर्णप्रयाग तक पहुंची है, तभी तो आज लोगों की रहन सहन प्रति व्यक्ति की चिंता हो रही है, तभी तो कोरोना की फ्री दवा दी जा रही है। ये सब कब हो रहा है?
जब इस प्रकार के लोगों का पैसा, जो 2 नंबर का पैसा था, उस पर अंकुश लग रहा है। और यही शक्ति है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे कार्यकर्ता सत्ता में जब होते हैं तो उनका जो कार्य होता है वो जनता को देखती है और जनता उसके साथ खड़ी होती है। कांग्रेस ने बहुत लंबा शिगुफा छोड़ा कि राहुल गांधी आने वाले हैं, अग्निवीर योजना का विरोध किया जाएगा, सरकार की चूल्हे हिला देंगे, 10 दिन के प्रवास पे रहेंगे राहुल गांधी, लेकिन वो नहीं आते हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो आपके संगठन महामंत्री BL संतोष, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है, और किस चीज़ का विरोध कांग्रेस करना चाहती है? देखिए, राहुल गांधी जी के उत्तराखंड दौरे का तो मैंने भी समर्थन किया था। मुझे लगता था कि राहुल गांधी जी 4 धाम की यात्रा पर जरूर आएंगे। केवल मोदी जी नहीं, उत्तराखंड के 4 धाम के अस्तित्व को, धार्मिक यात्रा को बल देने के साथ अगर मुख्य विपक्षी दल के नेता भी, उनके प्रमुख नेता भी आते तो उत्तराखंड के 4 धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ती। इसलिए मैंने किया था कि आश्चर्य, देखिए अब कपाट बंद होने का समय आ गया है, आज आ रहे। मैं नहीं कहता राजनीतिक दल का व्यक्ति अपने दलों के लोगों से बैठक करे, मीटिंग करे, क्या करना उनका काम है, लेकिन मैंने धार्मिक यात्रा के तहत उनको निमंत्रण दिया था, मैंने उनका स्वागत किया था। लेकिन धार्मिक आस्था के प्रति, उत्तराखंड के विकास के प्रति, यहाँ के धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के प्रति कांग्रेस निराशावादी है। उनका कोई योगदान कभी हो नहीं सकता है, ये सिद्ध हो गया। अब चुनाव के समय पर आए, वो तो पॉलिटिकल उनका कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम को ना समर्थन नहीं कर सकते हम। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अभी 4 गंगोत्री केदार बद्री के कपाट खोल रहे थे, मोदी जी अगर कैलाश मानसरोवर गए हैं तो राहुल गांधी जी भी अगर आपका बद्रीनाथ केदारनाथ में आकर आ जाते तो फिर उत्तराखंड भारत के नक्शे नहीं, विश्व के मानचित्र पर उसका नाम होता है। जब बड़ा व्यक्ति आता है, अभी हमारे उपराष्ट्रपति महोदय है, महामहिम राष्ट्रपति जी आ रही हैं, खुशी होती है जब देश के प्रमुख स्थानों पर बैठे व्यक्ति जब इस राज्य के अंदर आएंगे और ये मैसेज देंगे कि आज साहसिक यात्रा का केंद्र हो, चाहे धर्म यात्रा केंद्र हो, उत्तराखंड है। इस भाव के साथ लोग आते हैं तो यहाँ की आर्थिकी बढ़ती है। कांग्रेस यहाँ की आर्थिकी बढ़ाने में कोई विश्वास नहीं रखती है, इसलिए राहुल आ रहे। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते, तारीख नहीं बता रहे। अध्यक्ष जी, आपकी टिफिन बैठकें भी बहुत महत्वपूर्ण रहीं, क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा उसका, और इसका भी क्या उद्देश्य था? ये टिफिन बैठक पूरे देश में हुई है, क्या उद्देश्य रहा और कितनी सफलता मिली? देखिए, कार्यकर्ताओं के कई बार आपस में बैठने के क्रम के अनेकों प्रकार होते हैं। उन्हीं प्रकारों में से हमारी टिफिन बैठक भी एक प्रकार था, जहाँ टिफिन बैठक सामूहिक घर से भोजन लेकर एक साथ भोजन करना, जहाँ सामाजिक सौहार्द के लिए स्थान तैयार करता है, वहीं व्यक्ति सामूहिकता के साथ बैठता है, नमक खाने लगता है, एक दूसरे की थाली में से भोजन लेता है, तो मन के भाव निकलते हैं और आपसी चर्चा होती है, संगठन विस्तार की चर्चा होती है। इन बैठक क्रम हमने पिछले दिनों बढ़ाए हैं। हमारी जिला स्तरीय बैठकों में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हर बार हम टिफिन बैठक का एक माध्यम करें, और सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता ये भाषणों से होने वाले नहीं है, ये कृतित्व से होगी जब हम उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। और मैं कह सकता हूँ हमारे दल में ये परंपरा प्रारंभ हुई है, पूर्व में भी थी, पूर्व में भी सामूहिक भोजन का हमारा रहता था, लेकिन बहुत बड़ी एक चीज़ें करने के बाद सामाजिक समरसता को अगर धरातल उतारने का काम कोई दल करेगा वो भारतीय जनता पार्टी हो गया। 2022 के चुनाव में, बहुत छोटा सा प्रश्न है, 22 के चुनाव में एक स्लोगन आपने जारी किया था, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। आपको लगता है कि 2024 की जो राह है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो आसान है, और उत्तराखंड का जो टारगेट है 5 और लोकसभा सीट जीतने का, उसमें कितने आश्वस्त लग रहे हैं, और देश में सरकार बनेगी इसको लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं तो पूरे देश में जब चुनाव होते हैं वहाँ मेरा जाना होता है। मोदी जी के प्रति आज मोदी जी आज जनता के हृदय में बस गए हैं। अपने माँ बाप के बाद किसी ने अपना अभिभावक मान लिया तो मोदी जी को मान लिया है। यही तो चीज़ है, जब कोरोना काल से आज हम बाहर निकले हैं, मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, दीपक जलाओ, सब काम किए। क्यों? अपने पिता की बात मानने का कुव्वत सब में होती है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जिन्होंने एक एक व्यक्ति से जो आह्वान किया वो आह्वान पूरा हुआ है। यही भाव है उत्तराखंड में। तो मैं हर बार कहता हूँ, जन्म उनका गुजरात में, आता उनकी उत्तराखंड में बसती है। शंकर के स्वरूप के रूप में उत्तराखंड की जन्माष्टमी को मानती है, और हम हिमालय में शंकर के द्वार में हैं। और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो एक तरफा नहीं है। मोदी जी ने भी इस राज्य के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसको यहाँ की जनता कभी भूल नहीं सकती, उनके हृदय में है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की पाँचों लोकसभा सीट मोदी जी के पास जीत कर जाएगी, और पुनः
मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अध्यक्ष जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपने मेरे पास आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से। स्पष्ट रूप से भट्ट जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चमत्कारिक व्यक्तित्व है उसको जनता स्वीकार कर चुकी है और एक बार फिर से देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फतह करेगी और उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कराएगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।